आज हम गति का प्रथम नियम पढ़ेंगे और गति के प्रथम नियम को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं और हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये नियम बेसिकली क्या कहता है कि जैसे मान लो यदि कोई वस्तु स्थिर है या फिर जिस गति में जा रही है या फिर जिस दिशा में जा रही है, जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं तब तक उसकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब बाह्य बल कौन सा? बाह्य बल जो लगाना है वो असंतुलित बाह्य बल की बात चल रही है। संतुलित बल यदि रहता है, संतुलित बल यदि उसके ऊपर लगाते हैं तो उसकी स्थिति गति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर असंतुलित बल की बात कर रहे हैं। यदि आपको संतुलित और असंतुलित बल के बारे में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो असंतुलित बल होना चाहिए वहां पर। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है कि प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति में ही रहती है जब तक उस पर किसी प्रकार का कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसका मतलब जैसे कि ये पेन में इसको ऐसे फेंकता हूं या फिर इस दिशा में जा रहा है या फिर किसी गति से जा रहा है, जब तक इस पर किसी प्रकार का कोई असंतुलित बाह्य बल नहीं लगाते हैं, जब तक इसकी गति स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अब इसके क्या क्या उदाहरण है? इसका उदाहरण है जैसे मान लो यदि कोई बस चल रही है, बस में कोई व्यक्ति बैठे हैं, यदि हम बस को अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं वैसे ही क्या होता है कि जो व्यक्ति उसके अंदर बैठे हुए हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे मान लेते हैं ये बस की सतह है, इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और जैसे ही हमने बस को ब्रेक लगाया तो इसके स्थिर होने की वजह से ये स्थिर हो गया, लेकिन अभी इसके ऊपर तो किसी ने बल लगाया ही नहीं। इसकी वजह से ये अभी भी क्या रहता है, गतिमान अवस्था में रहता है और अपनी गतिमान स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करता है, जिससे कि आगे की तरफ झुकता है। अब दूसरा कि जैसे मान लो कि यदि कोई बस खड़ी है और उसमें उस बस को यदि हम अचानक से चालू करते हैं तो वहां पर व्यक्ति है वो पीछे की तरफ झुकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए जैसे कि मान लेते हैं ये बस की सतह है, इसमें व्यक्ति ऐसे खड़ा हो रहता है, तो होता क्या है कि जैसे ही बस चालू होती है तो इसके गतिमान होने की वजह से ये तो इसके संपर्क में था, इसलिए ये तो क्या हो जाता है, गतिमान हो जाता है। लेकिन ये वाला अभी भी गतिमान नहीं होता है क्योंकि इसके ऊपर अभी तक बल नहीं लगा, उसको कुछ समय लगेगा, जिसकी वजह से ये अपनी वर्तमान स्थिति यानी अब अपने आप को स्थिर बनाए रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये पीछे की तरफ झुकता है। दूसरा और कोई इसका उदाहरण, तो इसके उदाहरण क्या है कि जैसे मान लो कोई कंबल है, कंबल को यदि हम डंडे से मारते हैं तो वहाँ पर धूल के कण उससे अलग हो जाते हैं। कि धूल के कण अलग क्यों होते हैं, इसके पीछे ये रीज़न है कि जैसे हम क्या करते हैं वहाँ पर उसको डंडे से मारते हैं तो वहाँ पर जो कंबल है वो तो गतिमान अवस्था में आ जाता है, लेकिन जो धूल के कण है वो गतिमान अवस्था में नहीं आए, जिसकी वजह से वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। और कोई इसका उदाहरण जैसे कार्डबोर्ड पर यदि कोई गिलास है, उसके ऊपर कोई कार्डबोर्ड है, जैसे कि ये गिलास है और इस गिलास पर हमने यानी पानी भर दिया और ये हमने कार्डबोर्ड हमने रख दिया, इसके ऊपर हमने सिक्के रख दिए, तो क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही हम इसको पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये सिक्के नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये तो गतिमान अवस्था में थे लेकिन ये गतिमान अवस्था में नहीं आए, ये अपनी वर्तमान अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करते हैं जड़त्व के नियम के कारण, तो ये यहीं पर पानी के अंदर गिर जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये हमने पढ़ लिया था। और उदाहरण चलती बस में अचानक ब्रेक लगने पर व्यक्ति का आगे की ओर झुकना, बस को अचानक चालू करने पर व्यक्ति का पीछे की ओर झुकना और कंबल को डंडे से मारने पर धूल के कणों का अलग होना, कीबोर्ड पर रखे सिक्कों का पानी के गिलास में गिर जाना। और न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है उसको स्विंग का नियम भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझते हैं कि इसकी परिभाषा में क्या कहा गया है। तो कि स्विंग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के बराबर होती है या फिर समानुपाती होती है। इसका क्या मतलब होता है कि ये क्या है स्विंग, क्योंकि स्विंग को हम पे से लिखते हैं परिवर्तन की दर, यानी किसी समय में जो स्विंग परिवर्तन हो रहा है वो किसके समानुपाती होती है, बल के समानुपाती होती है। तो उसको हम लेकर आते हैं कि P का मान रखा हमने mv, P बराबर होता है mv और यहाँ पर mv और ये रखा T। अब यहाँ पर v बटा टी ये किसका सूत्र होता है, त्वरण का सूत्र होता है। तो यहाँ पर v बटा टी की जगह पर हमने क्या रख दिया,
ए रख दिया तो एम ए आ गया, और एम ए किसका सूत्र है, बल का सूत्र है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर यह बल है वो किसके समानुपाती हो गया, इस संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपात हुआ या फिर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये संवेग में परिवर्तन की दर है, यानी किसी समय में कितना संवेग परिवर्तन हो रहा है उसी को तो हम परिवर्तन की दर कहते हैं। तो ये इस बल के बराबर आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि ये पटरी की सतह है और इस पर क्या रखा हुआ है, इस पर कोई वस्तु ऐसे रखी हुई है और हमने इसके ऊपर ऐसे बल लगाया, और जैसे हमने इसके ऊपर बल लगाया इस वस्तु के संवेग में परिवर्तन होगा, यानी जितना बल में परिवर्तन होगा उतना ही उस वस्तु के संवेग में भी परिवर्तन होगा। तो यही कहता है न्यूटन के गति का दूसरा नियम। अब यहाँ पर इसका उदाहरण क्या है कि क्रिकेट बॉल को कैच करते समय खिलाड़ी द्वारा अपने हाथ को पीछे खींचना। देखिए इसको आप समझिए कि वास्तव में कैसे कोई खिलाड़ी है, जैसे मान लो ऐसे आ रही है बॉल, अभी वो यहाँ पर उसको कैच करता है लेकिन वो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है, यानी वो यहाँ पर लेकर आ जाता है हाथ को। पहले यहाँ पर जो समय लग रहा था, अब यहाँ पर जो समय लग रहा है, यानी मान लीजिए कि उसको 2 सेकंड ज़्यादा लग गए, इसका मतलब अब उसको कैच करने में समय ज़्यादा लग गया, और जब समय ज़्यादा लगता है तो बल का मान होता है कम। कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या सूत्र था, mv/t बराबर f, ये सूत्र आया था, और f बराबर ma। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर जो समय का मान यदि क्या होगा, बढ़ेगा, तो इस बल का मान क्या होगा, इस बल का मान क्या होगा, घटेगा। यानी अब हमारे को बल थोड़ा कम लगाना पड़ेगा यदि हम हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं, जैसा कि यहाँ पर चित्र में आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच रहा है। क्योंकि जब उसने अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचा तो अब वो पीछे की तरफ खींच के जब बॉल को कैच करता है तो अब उसको आने में जो समय लगा वो समय बढ़ेगा, तो वहाँ पर बल का मान क्या होगा, अब उस गेंद को पकड़ने के लिए जो बल लगाना पड़ेगा वो थोड़ा कम लगाना पड़ेगा, इसलिए खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। फ्रेंड, अब न्यूटन के गति का तीसरा नियम देखिए। जो न्यूटन के गति का तीसरा नियम है इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है कि यदि हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है। जैसे मान लो कि इस वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं, 10 का बल लगा रहे हैं, तो ये वस्तु भी हमारे ऊपर इतना का इतना ही बल लगाती है। ऐसा हमने यहाँ जब हमने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था कि पृथ्वी के ऊपर क्या है, जैसे हम खड़े हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उसके ऊपर बल लगा रहे हैं तो उतना ही बल पृथ्वी भी हमारे ऊपर लगाती है। ऐसा लगभग हर जगह पर होता है जहाँ पर भी हम बल लगाते हैं। तो यदि हम किसी वस्तु के ऊपर भी ऐसे मारते हैं तो जितना बल हम उसके ऊपर लगाते हैं वो वस्तु उतना ही बल हमारे ऊपर लगाती है। इसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, और इसके कुछ उदाहरण हैं तो वो भी हम देखेंगे। उससे पहले आप ये भी समझ लीजिए कि जैसे कि इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये 2 वस्तु है, और जैसे मान लीजिए कि ये दोनों जब आपस में टकराती है तो क्या होता है कि जैसे ये वस्तु इसके ऊपर बल लगाती है तो ये वस्तु भी इसके ऊपर उतना ही बल लगाती है। मान लीजिए कि ये वस्तु 1 मान लेते हैं, इसको हम दूसरी वाली वस्तु मान लेते हैं, तो इस वस्तु के ऊपर जो बल लगा वो कितना बल लगा, यानी F के ऊपर बल लगा है, 1 के ऊपर बल लगा है, किसकी वजह से, 2 की वजह से। और यदि हम यहाँ पर बल देखें तो कितना बल लगेगा, F के ऊपर बल लगा है, यानी 2 के ऊपर बल लगा है। भाई ये यदि इसके ऊपर ये वाली वस्तु बल लगाती है तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 के ऊपर बल लगा है, किसकी वजह से, 1 की वजह से। अब यहाँ पर इन दोनों बलों का मान क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन सिर्फ उनकी दिशा ही क्या होती है, उनकी दिशा अलग होती है। यानी यदि ये दोनों बराबर होंगे तो 1 का चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तभी ये आपस में बराबर होता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि -F/1, इसका आप उल्टा भी कह सकते हो कि यदि इसके माइनस लगा दिया तो यहाँ पर माइनस नहीं लगे। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लेते हैं हम पृथ्वी के ऊपर बल लगाते हैं तो पृथ्वी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है, हम बल लगा रहे हैं ऐसे, पृथ्वी हमारे ऊपर बल लगा रही है ऐसे। तो इसका मतलब सिर्फ उनकी क्या है, उनके बल तो दोनों बराबर हैं, सिर्फ उनकी दिशा ही आपस में अलग है। तो इसका यही मतलब होता है। तो इसके कुछ उदाहरण कि क्या क्या उदाहरण है, तो इसके उदाहरण है कि पानी में तैरते समय तैराक पानी को धक्का मारता है तो पानी भी उसके ऊपर धक्का मारता है। जब हम पानी में तैरते हैं, आपको तैरना तो आता ही होगा, तो हम क्या करते हैं, जब हम पैरों को हिलाते हैं तो हम
पैरों से पानी को पीछे की तरफ धक्का मारते हैं, जिससे कि क्या होता है, तो पानी है वो भी हमारे ऊपर आगे की तरफ धक्का मारता है, जिससे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये इसका पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण क्या है कि बंदूक से गोली चलाने पर, जैसे हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो जिस गति से वो जाती है, तो मतलब वो बंदूक भी हमारे हाथों पर उतना ही गति से बल लगाती है, उतना ही बल लगाती है, जिससे कि हमारा जो हाथ है वो पीछे की तरफ आता है। तो ये उसका दूसरा उदाहरण था। तीसरा उदाहरण क्या है कि रॉकेट का छोड़ा जाना, यानी जब रॉकेट छोड़ा जाता है प्रक्षेपण वगैरह करने के लिए, तो उसमें क्या होते हैं, मतलब इतनी तेज गति कहाँ से आएगी, तो वो क्या करते हैं, जो पृथ्वी है यानी अर्थ है उसके ऊपर उतना ही बल लगाते हैं, जिससे कि वो पृथ्वी जो अर्थ उसके ऊपर उतनी ही गति से बल लगाती है, और जिससे कि रॉकेट है वो काफी दूर चला जाता है। तो ये इसका तीसरा उदाहरण। अब है नाव से तट पर छलांग मारते समय, जैसे कि नाव से हम क्या करते हैं, तट पर जब हम छलांग मारते हैं तो हम वहां पर खड़े हैं, तो हम पैरों को ऐसे नीचे की तरफ दबा के हम छलांग मारते हैं, तो वो नाव भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है। तो ये सभी किसके उदाहरण थे, ये सभी यहाँ पर न्यूटन के गति के तीसरे नियम के उदाहरण थे। अब यदि आपको इनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई हो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेज सकूं। ओके फ्रेंड।